बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। जिनके ख़िलाफ़ है पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ भी अख्ताम पजीर हुई और साथ साथ है कौन से खिलाड़ी ऐसे थे जो इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करते दिखाई दिए, इस पर भी बात रहेगी। और साथ साथ है कराची में जो है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लीग का इनेकाद हो रहा है और जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से अगर हम बात करें, उनके अलावा दीगर ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इन दिनों जिन्ना लीग के हवाले से बात कर रहे हैं और ये टूर्नामेंट इस वक्त भी जारी है। अब तक 8 मैचेस हो चुके हैं और 11 रोज़ तक ये इवेंट जारी रहेगा और उसमें उम्दा और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स के हवाले से हम बात करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे शो के अंदर वो कोचेज़ भी आए हमारे पास है यहाँ पर जिन्ना लीग के, और उनसे हमने बहुत से डिस्कशन भी की। साथ साथ न्यू टैलेंट को कितना प्रमोट करने में ये जिन्ना लीग कामयाब हो रहा है, इस पे आज ज़रूर हम बात करेंगे। और आज हमने इसी वजह से अपने शो के अंदर ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो रूह रवा है इस लीग के, उनसे आज हम बात भी करेंगे इस लीग के हवाले से। और साथ साथ कितनी दुश्वारियां होती हैं ऐसे लीग कराने के लिए, इस पर बात रहेगी। और पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी बात करेंगे। अब ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाली है और उस पर बात रहेगी। पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें उस पर मद्दे मुकाबिल होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मौजूद हैं नौरिश खान, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने कहा ना कि इस लीग के रोए रवा और सीज़न 2 अब जिन्ना लीग का जारी है, तो नवीदुल अमीन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये रुए रवाएँ हैं इनके। और उसके साथ साथ उवैस असलम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज बहुत कुछ है, लीग के हवाले से बात करूँगा और इन लीग को कराने का मकसद क्या होता है ये भी ज़रूर बात रहेगी। लेकिन ट्राई नेशन अब सीरीज़ होनी है। नौरिश हमारे साथ बैठी हैं। नौरिश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई T20 टेस्ट और वनडे जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, अब ट्राई नेशन सीरीज़ है। अफ़गान के ना आने के बाद हमने देखा जिम्बाब्वे की टीम ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद होगी। तो जो हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका, क्या इस सीरीज़ के अंदर उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? देखिए, मिलना तो चाहिए। बात ये कि हसन नवाज़ को आई थिंक इस वाली सीरीज़ में हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में प्रॉपरली देखना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनको उनके फुल पोटेंशियल उनके ग्रूव पे खेलने का मौका देना चाहिए एक्चुअली में। और उनके जो बैटिंग नंबर्स हैं उनके साथ फंबल नहीं करना चाहिए। एक जैसे नंबर 5 के वो बैटर हैं तो नंबर 5 पे ही उन्हें वी हैव टू सेंड हिम आउट टू बैट एट दैट नंबर, बिकॉज दैट इज़ व्हेन ही इज़ इन हिज मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्म एंड ही इज़ इन हिज ग्रूव, तो दैट इज़ व्हेन ही विल परफॉर्म द बेस्ट। तो हम ऐसे करने, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी हसन नवाज़ की, हमारे पास ऐसे भरपूर टैलेंट है। अभी कुछ दिन पिछले शो पे जैसे हम बात करते फैसल अकरम की और हसीबुल्ला की हमने बात की, तो इस ये टैलेंट हमें आजमाना चाहिए ट्राई नेशन सीरीज़ में। और आई थिंक बाबर को अब या तो आप एक डिसीजन ले लो, या तो उन्हें रखना है तो प्रॉपर रखो, या फिर उन्हें नहीं जो है ना ज़रूरत है हमारी। आपने ये बात जो कही है कि रखना है मैनेजमेंट को तो रखे, सेलेक्टर्स को रखना है रखे, लेकिन वो हमारी ज़रूरत है इस वक्त मिडिल ऑर्डर में, वो हमारी जान है। अगर हम मिडिल ऑर्डर में वो परफॉर्म करते हैं तो अब पाकिस्तान मैच जीत रहा होता है। मेरा अपना ओपिनियन है कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसमें बाबर को नहीं होना चाहिए। उसका 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि देखें, बिग बैश लीग अभी आ जाएगी दिसंबर में, आपके पास बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है, तो बाबर वैसे भी बिग बैश लीग खेलने जाएंगे, तो वो वैसे भी शायद ना रखें बाबर को, और रखना भी नहीं चाहिए। एक रीज़न तो ये, दूसरा रीज़न कि बाबर की अभी पिछले शो पे भी हम यही बात करते, कामरान गुलाम इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर बाबर आजम। कामरान गुलाम को आजमाना चाहिए हमें, ठीक है। अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो हमारे पास अगर लेट्स से हम 2026 वर्ल्ड कप में भी जाते हैं, हम बाबर को लेके भी जाते हैं, तो अगर हम कामरान गुलाम को भी लेके जाते हैं, तो अगर हम कामरान गुलाम को इन सीरीज़ में आजमाएंगे, तो जब तक T20 बाय द टाइम द T20 वर्ल्ड कप 2026 हैपन्स, वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट्स देयर ऑन द बेंच इन सब्स्टिट्यूट फॉर बाबर आजम। तो बेंच पर हमारे पास हमें चाहिए कामरान गुलाम को भी लेके जाएं, ताकि बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी स्ट्रॉन्ग हो और बाबर आजम के लिए सब्स्टिट्यूट भी मौजूद हो। चलें, बहुत से और प्लेयर्स हैं, उन पर भी बात रहेगी कि नौजवान प्लेयर्स को क्यों मज़ीद मौका नहीं दी जा रहा, उस पर ज़रूर बात रहेगी। लेकिन जिन्ना लीग जारी है और रोए रवा यहाँ पर नवीदुल अमीन साहब मौजूद हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। वे साहब, सबसे पहले तो हमेशा तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं किसी भी लीग के लिए, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर पूछूंगा आपसे, शुरुआत इस चीज़ से करूँगा कि लीग आप सीज़न 2 करा रहे हैं जिन्ना लीग, पहली लीग आपकी बड़ी कामयाब रही, दूसरी लीग के अब तक 8 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन मैं सबसे पहला सवाल यही करना चाहता हूँ, कितनी परेशानियाँ हुई हैं आपको इस लीग कराने में? सर, कराची में इस वक्त 2 लीगें चल रही हैं जो यंग्स प्लेयर्स पर काम कर रही हैं। एक है जिन्ना लीग, एक है यंग गन्स के नाम से, जिसके 3 सीज़न हुए
एक ही महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर। उसमें 2 T20 हुए, एक हमारा फुल डे हुआ उसमें। इसमें T20 जनरली इसका एक सीज़न पिछले साल हुआ, एक अभी हो रहा है। सर जो दुश्वारी है वो दुश्वारी ये है कि हम लोग जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कराची के बच्चों के लिए कर रहे हैं ऑर्गेनाइज़, कि कराची के हर जोन के बच्चे खेलें। पर जो मुश्किलात का सामना है वो सामना ये है कि हम बच्चों को उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, टीम ऑनर से बात करते हैं कि आप इन बच्चों को देखें। लेकिन जो मसला आता है वो ये आता है कि कुछ जोन्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने प्लेयर्स को बोलते हैं कि आप ये लीग नहीं खेलें, आपको जोन मौका नहीं देगा बाद में। या तो जोन कराची की नहीं है या तो ये लीग फिर कराची की नहीं है। तो ये जो सियासत होती है ना लीगों के ऊपर भी, ये नहीं करनी चाहिए किसी को भी। असल दुश्वारी ये तो प्राइवेट लीग है, इससे तो कोई अमल दखल असल में नज़र नहीं आता है, किसी का इनपुट नहीं होना चाहिए यहाँ पर इनपुट नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग जो है वो एक आपको पता है कि लीग से मसला नहीं है लोगों को मसला ये है कि आज़म खान इस लीग के पीछे होता है, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि कराची में क्रिकेट होती रहे। तो वो जहाँ आज़म खान का नाम आता है लोगों को ये डर लग जाता है कि यार ये जो है ना बच्चा कुछ कर गया तो कहीं और चला जाएगा। तो बच्चे को अच्छा, बच्चा तो उसी सूरत में परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में नज़र आ रही होती है। अगर कोई उसे पिक भी कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस पर पिक कर रहा है, फिर उस प्लेयर्स के पर राइट है कि वो जहाँ खेलना चाहे, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं होती है। नहीं, जोन्स के कुछ जोन्स करते हैं इसे। इसमें जोन 2 के कुछ क्लब्स हैं वो बच्चों पर पाबंदियाँ लगाते हैं कि यार उस तरफ नहीं जाना। जोन 5 के कुछ क्लब्स थे वो लगाते थे, उनसे बैठ के बात की। मैं यार आपके जोन के जो भी इख्तलाफात हैं वो आपस में रखें आप लोग, लेकिन अगर किसी की क्रिकेट बच्चों को, मेन जोन का काम भी बच्चों को क्रिकेट खिलाना, हम लीग वालों का काम भी यही कि, ठीक है आपको पता है मैं जोन 6 से बिलोंग करता हूँ, हम दोनों जगह हमारा प्लान यही होता है कि बच्चे को लीग के ज़रिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको हाईलाइट किया जाए। मगर यहाँ ये होता है कि यार फला जोन लीग करा रहा, उधर नहीं खेलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दुश्वारी यही आती है। बाकी स्पॉन्सर्स लेना, दोस्त यारों से कोई कंट्रीब्यूट करना, ये कोई मसले की बात नहीं। मसला ये है कि हम प्राइवेट लीग में भी सियासत ला रहे हैं। चले, प्राइवेट लीग में सियासत नहीं होनी चाहिए। और वैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसा साहब है, कितना ज़रूरी होता है इस लीग से खिलाड़ियों के टैलेंट को तलाश करना? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, अभी नवेद भाई ने जैसे बात की कि 2 लीग्स का, जिसमें यंग गन्स की जो बात की, बेसिकली यंग गन्स को लेके आने में जो स्टार्ट जो लिया वो मैंने इस तरह लिया कि 13 और 15 की क्रिकेट मैं कराची में देख रहा था कि नॉर्मली हमें मिलती नहीं है बच्चों को, जो जैसे हमें 19 और 21, 23, 24 इस तरीके की एज के बच्चों को जो है वो क्रिकेट मिल जाती है। मल्टीनेशनल बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में, बट ये एक ऐसी एज थी जिस एज में हमने देखा कि क्रिकेट नहीं हो रही। तो मेरा एक खुद भतीजा है याहिया असलम, तो उसकी हम क्रिकेट के लिए थोड़ा फ़िक्रमंद होते थे। तो जब हम इन्वॉल्व हुए तो हमने ये सारा देखा कि ये क्रिकेट नहीं हो रही। तो फिर मैंने, नवेद भाई ने और हमारे जो बड़े भाई हैं फ़हीम भाई, हम लोगों ने मिलकर एक प्लान किया कि क्यों ना ऐसे बच्चों को हाईलाइट किया जाए जो इस एज के हैं। तो फिर वो यंग गन्स का एक इवेंट हम लोगों ने करवाया जो पहले 20 ओवर्स का था। बड़ा अच्छा टैलेंट हमें नज़र आया, वो बच्चे हाईलाइट हुए जो नज़र में नहीं थे। T20 में टैलेंट नज़र आता है? जी बिल्कुल आता है। दरअसल T20 यूँ कराया कि आपने कहा ना कि अंडर 15, 17 पे बड़ा फोकस है, तो यहाँ तो हमें प्लेयर्स के लिए स्टेमिना चाहिए होता है। आप फोकस T20 से उन बच्चों में आज कर रहे हैं, लेकिन आपको तो यहाँ 40 ओवर, 50 ओवर, 3 रोज़ा क्रिकेट उन्हें देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप उन्हें T20 फॉर्मेट से जो है आगाज़ कराते हैं। देखिए, स्टार्ट मैंने यूँ लिया था क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एज अ। चले, वैसा भी इस पे ज़रूर इसी पे कंटिन्यू भी करूँगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो T20 क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब फर्स्ट टाइम लड़का खेल रहा हो, या फिर 40 ओवर्स, इस पर ज़रूर बात करेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों को T20 की जानिब क्यों राग़िब किया जा रहा है, बजाय इसके कि उन्हें लंबी क्रिकेट खिलाया जाए। और वैस असलम साहब मौजूद है, वक्फे से कबल हम इनसे यही बात कर रहे थे और इनसे जवाब ज़रूर लेना चाहूँगा। वैसे सब आपने 40 भी कराई है, लेकिन T20 पे आपने जिस तरह का कि हमने आगाज़ किया उस वक्त आपको इतना ऑन नहीं थी, लेकिन अब इस पर आप चल भी रहे हैं। कितनी आप 40 ओवर्स की क्रिकेट करा रहे हैं?
अच्छा, अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो टूर्नामेंट कराया 20 ओवर्स के बाद, T20 के बाद हम लोगों ने 40 ओवर्स का ही टूर्नामेंट कराया, और हम लोगों ने जो फ़र्क देखा वो ये देखा जो आपने अभी बात की कि बच्चों के अंदर जो टेम्परामेंट है उसकी हमने कमी देखी। बहुत सारे 40 ओवर्स के ऐसे मैचेस हुए जो बच्चे पूरे ओवर्स नहीं खेल सके, तो वो एक फ़िक्रमंद वाली हमें लगा कि यार ये एक ऐसा पैच है जहाँ पे हमें काम करना है, बच्चों के टेम्परामेंट पे काम करना है हमें। तो वो एक सर्किल हमने कोशिश किया कि स्टार्ट किया। अब आगे जो प्लान लेके चल रहे हैं वो यही है कि हम लोगों ने बच्चों को बड़ी क्रिकेट की तरफ ही लेके आना है। तो फिर 40 ओवर्स के बाद अभी नेक्स्ट जो प्लान है वो इंशाल्लाह 50 ओवर्स का ही है। कोशिश करेंगे कि बच्चों को एक अच्छी कंपैरेटिवली जो एक इस एज में क्रिकेट नहीं मिलती वो इन बच्चों को अच्छी क्रिकेट मिले, और चले कोशिश इन करेंगे बच्चों को आगे क्रिकेट देने की अच्छी मिले। इंशाल्लाह। नवीदुल अमीन साहब मौजूद हैं और आज इकबाल डे भी है, तो और जिना लीग के नाम से ये इवेंट भी करा रहे हैं। तो इस पे मैं जो तमाम नाम्स हैं ना जो फ्रेंचाइज को दिए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी बदौलत आज पाकिस्तान है। नवीद साहब किस तरह ख्याल आया कि तमाम ही फाउंडर के नाम आप जोड़ दें इस लीग के साथ? सर ऐसे ही बैठे हुए थे दोस्त यारों के साथ, जैसे उन्होंने बताया कि हम काम करें, तो इवेंट प्लान हुआ कि एक इवेंट प्लान करते हैं, T20 को लीग कराते हैं, जिसमें हम इससे पहले हम हमने 15 कराई थी। लास्ट ईयर से पहले हमने 3 सीज़न कराए थे, अंडर 15, अंडर 13 और अंडर 17। इस बार हमने कुछ एडिशन करा था। अच्छा, बैठे हुए थे तो जिक्र हुआ लीग का, नाम आया जहन में, जिना लीग रखते हैं। तो बैठे बैठे बात हुई कि भाई हम जो है इसके क्यों ना नाम टीमों के उन हीरोज़ के नाम से रख दें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। तो पहला नाम ही इलामा इकबाल साहब का आया था, क्योंकि इलामा इकबाल ऐसा है कि भाई ख्वाब उन्होंने देखा, तो इसलिए उनकी टीम का नाम रखा हुआ इलामा इकबाल ड्रीमर्स में पैदाइश भी है। जी जी। तो इसी जो सबसे पहले टीम फ्रेंचाइज का नाम लॉक हुआ था वो इलामा इकबाल ड्रीमर्स ही हुआ था, क्योंकि अच्छा फिर ड्रीमर्स पे ऑब्जेक्शन थे, ड्रीमर्स क्यों रखा जा रहा है, तो उस पर वजह कि यार ख्वाब उन्होंने देखा एक अच्छा नाम भी बन रहा है, तो इसीलिए इलामा इकबाल ड्रीमर्स के नाम से वो टीम अनाउंस की गई थी। फिर दीगर साथियों के नाम के साथ उन्हीं के हवाले से टीमें बनाई गई। अच्छा, उनके नाम बनाए गए। अभी बात हो रही थी यहाँ पर T20 फॉर्मेट पर, और पहला सीज़न आपने कराया, दूसरा सीज़न जारी है इस वक्त। टैलेंट पहले सीज़न में कितना नज़र आया, और अब तक 8 मैचेस हो गए इस इवेंट के, तो वहाँ पर आपको कितना टैलेंट नज़र आ रहा है? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट जो है, आपकी सही बात है कि टैलेंट नज़र कितना आया है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि गलियों से खेल रहे थे, गली ट्रायल्स के ज़रिए हमने उनको मैदान में लेकर आए। उधर हमने देखा अजान है, अब्दुल्ला जावेद हैं, याहिया असलम है, एक लेग स्पिनर दारिन फराज हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, सगीर हैं। देखिए इन लीगों में हमने कोई ऐसी सेटअप नहीं रखा हुआ कि यार कोई अच्छे घर से बचे तो वही खेलेगा, चाहे वो यंगन्स लीग हो चाहे जनरल लीग हो। एक अच्छा बच्चा है सगीर, वो शाहिद अफरीदी क्रिकेट अकेडमी से खेलता है, और साथ जो इस टीम में है वो सर सैयद हॉर्सेस की तरफ से खेल रहा है। बेसिकली वो ग्राउंड स्टाफ का बेटा है, लेकिन वो अच्छा है तो उसे किसी टीम ने पिक किया होगा। तो टैलेंट के लिए जितने भी ऑनर्स हैं वो टैलेंट के आगे लाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उस पर वो भरपूर काम कर रहे हैं। चलें, भरपूर काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट में क्योंकि इस वक्त 6 टीमें शिरकत कर रही हैं, 2 ग्राउंड्स पे इसके मैचेस हो रहे हैं, KCC और नया नाजाबाद पे। फाइनल भी अब करीबी होने वाला भी है। तो जहाँ पर मुख्तलिफ जोन्स के अच्छे प्लेयर्स होते हैं, क्या वो फ्रेंचाइज जो ड्राफ्टिंग होती है उसको किस तरह आप लोग ले रहे होते हैं, ये ज़रूर ज़रा बताएं। देखिए, हमने एक तो तमाम फ्रेंचाइज को पिछले साल हमने एक जगह ट्रायल लिए थे, इस साल हमने तमाम फ्रेंचाइज को बोला आप अपने तौर पर ट्रायल अनाउंस करें, आप हमें 35 नाम दें, ठीक है जी। उन्होंने 35 नाम हमें प्रोवाइड किए, हमने उनको ड्राफ्ट लिस्ट में डाला, प्लेयर्स को उनका डाटा जमा किया, सारा काम हमने उस पर किया। लेकिन ऐसे भी हो रहा था कि एक प्लेयर का नाम 2 टीमों से आया हुआ था, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज रहता, बच्चा आया मैंने ट्रायल दिया, अनाउंस नाम नहीं हुआ, ये नहीं मेरा नाम नहीं। तो उन बच्चों से कंफर्मेशन करके भाई आप कौन सी टीम से खेलना चाह रहे हो, तो वो हमने उनके उस पर रखे 30 नाम। लेकिन हमने टीमों को पाबंद कर दिया कि आपने अपने ही 30 में से 20 लड़के लेने, ताकि जिन्होंने ट्रायल के जरिए लड़के देखे उनके जहन में कि उन्होंने किसको पिक करना है वहाँ पर। अच्छा, किसको पिक करना है? पिक पे नौरिश आपकी तरफ आऊँ, टैलेंट कितना होता है ऐसे इवेंट के अंदर? और जिस तरह नवीदुल अमीन साहब कह रहे हैं कि सैयद ड्रीम्स के साथ हमने देखा है कि एक ग्राउंडमैन का बेटा भी उस टीम में शामिल है, और वो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन जो है उसको रन भी कर रही है उसे फ्रेंचाइज को। तो ऐसे टैलेंट को ऐसी लीग प्रमोट कर रही होती है, और जब उसके अंदर वो लड़के के अंदर टैलेंट मौजूद है तो वो बड़ी क्रिकेट भी खेल सकता है, ये उनके बेस बनती है। आप समझते हैं कि ऐसे लीग होंगे तो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स मज़ीद आएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए टैलेंट की कमी नहीं है इस कराची में, पूरे पाकिस्तान में, आई मीन, बट स्पेशली कराची में टैलेंट की कमी नहीं है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऐसे जो टैलेंट होते हैं उनको एक एक वॉइस देते हैं, दे गिव
those kind of people voice who actually have that talent to go ahead but they can't find the right platform. तो इस तरह की लीग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ तो मुझे फील होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मार्केटिंग ऐसी लीग्स की ना कि लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट्स हैपनिंग। रेसिडेंट ने बड़ी अच्छी बात की है, ग्राउंडसमैन का बेटा भी जो है वो आ रहा है, तो मतलब वो खेल रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो दैट अलोन, दिस सेंटेंस अलोन इज़ इनफ टू टेल पीपल अबाउट दी प्रोफेशनलिज्म एंड दी वैल्यू ऑफ मेरिट दैट देयर इज़ इन दिस लीग ना। तो अब इस तरह की मेरा अगर मैं एज एन ऑडियंस देखूँ तो मैं चाहूँगी कि हर बंदे को, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो कोई भी हो, एनी पर्सन दैट हैज़ टैलेंट और उसके अंदर उसको क्रिकेट का जुनून है, शौक़ है आगे बढ़ने का, तो उन्हें पता होना चाहिए इस लीग के बारे में, ताकि वो अपने आप को साइन अप कर सकें, खेल सकें। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली वांट। और इस तरह के मज़ीद जो है ना वो होनी चाहिए। अभी जैसे भी बात कर रहे थे कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स का भी होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं ना, ये अनफॉर्चुनेटली एक डिलेमा है जो प्रोफेशनली हमें काफ़ी देखने को मिलता है कि पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो लार्जर इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आई थिंक इस पर हम सबको देखने की ज़रूरत है। काफ़ी और डिपार्टमेंट्स की भी मैं अगर बात करूँ, देखने की इस चीज़ को ज़रूरत है कि एक्चुअली फ़ायदा किसका हो रहा है। फ़ायदा तो इस लीग से और इस तरह की मज़ीद लीग से उस टैलेंट का हो रहा है जो एक हर उस बच्चे का हो रहा है कि जिसने किसी दिन एक बड़ा क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखा है। तो आई थिंक जब वो बात जब आपका वो टारगेट होता है, वो एम होता है, तो फिर बाकी चीज़ें जो है आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती, टैलेंट ज़रूरी है। नवीदुल अमीन साहब, इन्होंने कहा कि मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी लीग के लिए। इसके लिए आपने कितनी जद्दोजहद की है? नहीं सर, इसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं की, लेकिन करनी चाहिए। जिस तरह ये कह रही है कि लीग मजीद प्रमोट होगी, मजीद अच्छे प्लेयर्स, बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। हमने लीग की तो मार्केटिंग नहीं की, लेकिन प्लेयर्स की मार्केटिंग के लिए जो है हमने यूट्यूब पे सारी चीज़ें में लाइव जा रहे हैं और उधर व्यूअरशिप भी बहुत साहब, अगर किसी आम क्रिकेटर की बात करूँ, टैलेंट उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके पास है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो मोबाइल कीपैड उसके पास मौजूद हो, एंड्रॉइड मौजूद ना हो, तो फिर वो किस तरह इन चीज़ों को देखेगा? ज़्यादातर हम मार्केटिंग के लिए ना स्कूल्स को हमने इन्वॉल्व किया हुआ था। इसमें हमारे साथ 4 स्कूल ऐसे हैं जो कि 40 बच्चों को, हर स्कूल 10-10 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहा है। ठीक है जी, जो हमने उनके लिए भी वही बच्चे रखे हैं जो कि क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन वो फीस पे नहीं कर सकते स्कूल के लिए। हम उन्हीं बच्चों में से 40 लड़के निकालेंगे इसके लिए, जो इस लीग से। जी, वो जो 122 बच्चा इस वक्त टोटल इस लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। रजिस्ट्रेशन 522 लड़कों ने करी थी, जो लड़के पिक हुए वो 122 लड़के पिक हुए। उसमें 40 बच्चे हम कुछ ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनको स्कूल्स की भी जो है फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। ये बड़ा अच्छा साइन है कि स्कॉलरशिप अगर मिल रही है उन बच्चों को, तो उनका कैरियर मज़ीद और मुस्तहकम होता हुआ जा रहा है। इस पर ज़रूर बात रहेगी, लेकिन साथ साथ मुझे ब्रेक के लिए भी कह दिया गया, तो ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल बात हो रही थी इस लीग के ज़रिए जो है 40 अच्छे क्रिकेटर्स को जो है स्कॉलरशिप भी मिलती दिखाई देगी, जो अपने स्कूल्स या कॉलेज की सतह पर दाखिला लिया हुआ है जिन्होंने। और अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, अभी थोड़ी देर कबल ये तो 40 प्लेयर्स की तो मैं बात करता हूँ, लेकिन जो नॉरिश ने कहा, फिर नवीदुल अमीन साहब ने कहा कि लीग को हमने थोड़ा सा इतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं किया। मार्केटिंग कितनी ज़रूरी होती है, ये भी सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी कंटिन्यू टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, जो मार्केटिंग के हवाले से जो पॉइंट आपने भी उठाया, अच्छा पॉइंट है। दरअसल हम लोग जो टूर्नामेंट करा रहे हैं वो अपने ओन पे कराते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी लेकिन सर प्राइवेट इवेंट है तो आप अपने ओन पर ही कराएंगे ना। इसीलिए तो हम जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें रहते हुए हम जितना काम कर सकते हैं उस पर हम करते हैं। हम फेसबुक के थ्रू हमारी मार्केटिंग होती है। प्लस क्या होता है, उससे पहले हम प्रमोशन छोटे छोटे चलाते हैं। जैसे हमने यंगन्स के लिए हमने हमने टूर्नामेंट कराया था, और हमने टूर्नामेंट कराने से पहले काफ़ी चीज़ें उसमें हमने की थी मार्केटिंग के हवाले से। फेसबुक मार्केटिंग भी की थी हमने, कुछ मैंने शर्ट्स ली हुई थी, शर्ट्स मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट की थी बच्चों के अंदर। फिर एक छोटे छोटे इवेंट कराए थे, तो वो छोटे छोटे इवेंट से जो है ना हमारा काफ़ी जो है वो बच्चा इकट्ठा हो गया था। फिर उन्हीं प्रमोशंस को देखते हुए हमें लोगों ने अप्रोच किया कि यार इस टूर्नामेंट में हमें एंट्री करानी है।
तो वो लोकल लोग थे, आए, वो गैदर हुए, वो एक बड़े अच्छे तरीके से उस इवेंट को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कवर किया। और इस टूर्नामेंट में वो बच्चे खेले जिन बच्चों को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, मेजॉरिटी वो बच्चे भी खेले इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए और अच्छी परफॉर्मेंस भी हुई। अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस। स्कॉलरशिप पे बात हो रही थी अभी, जिस तरह जीना लीग पे हम देख रहे हैं कि नवीदुल अमीन साहब ने कहा कि हम 40 बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे। आप भी मुख्तलिफ लीग करा रहे हैं, तो आपने भी ये सोच रखी इन बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, ये क्योंकि गरीब घराने से बच्चे आ रहे होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे कर रहे होते हैं, पढ़ाई पे तो वजह थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ज़रूरी है उनके लिए पढ़ाई भी। अच्छा, मेरा अपना भी एक प्लान है इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को लेके चलने का, क्योंकि ये जो नवेद भाई ने स्टेप लिया ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर पढ़ाई, क्रिकेट के साथ अगर पढ़ाई चलती रहे तो बच्चा अच्छा प्रमोट भी होता रहता है और अच्छा स्किल भी उसके अंदर डेवलप होता है, क्योंकि वो चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत जल्दी सीख लेता है। तो मेरा ये प्लान ये था कि मैं इस एज के बच्चों का एक डिपार्टमेंट भी बनाऊँ, ठीक है, ताकि उस बच्चों के साथ वो उनकी एज एक सैलरी पर, जो जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि क्रिकेट का एक डिपार्टमेंट बन रहा होता है, उसमें बच्चों की सैलरीज भी हों, प्लस उनका जो एजुकेशन जो एक पार्ट है उसको भी हम देखते हुए इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए ना। इस वक्त कायद आज़म ट्रॉफ़ी जारी है और इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। साद बेग मुसलसल रन कर रहे हैं, सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे हैं, शाहजेब खान बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, आज़ान उवैस अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, शाहनवाज धानी अच्छी बॉल कर रहे हैं, हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टैलेंट हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है। और क्या समझती हो कि अभी ट्राई नेशन सीरीज़ में हमें इन टैलेंट में से किसी को आजमाना चाहिए? अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल आजमाना चाहिए, बट द रियल क्वेश्चन इज़ विल दैट इवन हैपन? कि आई मीन इट्स ड्यू फॉर सो लॉन्ग कि हम इस तरह के टैलेंट को आगे लेके आएँ, उनको प्रमोट करें, क्योंकि इस तरह के जब हम डिसीजंस लेंगे तभी हमारी टीम जो है, जो हम ड्रामेटिक कमबैक एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को इस लेवल पे होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी के टर्म्स में उधर होना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। आप कैप्टन चेंज कर देंगे बट आपके मिडिल ऑर्डर क्राइसिस वहीं के वहीं हैं। आप कैप्टन चेंज कर दें मगर आपका वही जो क्लच सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस में एडेप्टेबिलिटी का फैक्टर ना होना, रेजिलियंस ना होना, वो वहीं का वहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैप्टन चेंज कर दें मगर आपके जो बॉलर्स हैं, जो प्राइम बॉलर्स हैं, वो डेथ ओवर्स में रन्स लीक करेंगे, स्पेशली जब आपको बहुत क्रूशल मोमेंट्स होती हैं रन सेव करने की, उस वक्त रन्स लीक करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप वो जैसे अभी हम पिछले शो में बात कर रहे थे कि तस्वीर का एक रुख ना देखें, हमें होलिस्टिकली इन चीज़ों को देखना होगा कि देखें इन जो जितनी सिचुएशंस है ना, आपने भी बात की ना नए टैलेंट की, हमारे पास ताबिश खान एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है जो भी डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, तो हमें इनको चाहिए, इनको हम मौका दें, नई टीम के साथ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वी वुड लूज़ द ट्राई नेशन सीरीज़। ऐसी काफ़ी ट्राई नेशन सीरीज़, काफ़ी सीरीज़ कुर्बान होनी चाहिए आपके 2026 वर्ल्ड कप पे, क्योंकि वो मैटर करता है। लेकिन आपने बहुत से क्रिकेटर्स की बात की है और मैं शाहजेब पे, क्योंकि शाहजेब ने भी बड़ा स्कोर किया हुआ अब तक कायद आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर, आज़ान उवैस ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, साद बेग मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर बात करूँगा। लेकिन क्योंकि शाहजेब पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया की जो कप्तान है, उन्होंने जब अपनी कैरियर की बेस्ट इनिंग खेली तो वो अंडर 19 की सतह पर थे। शाहजेब भी उसी टूर्नामेंट में खेल रहे थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में। शाहजेब ने भी सेंचुरी स्कोर की लगातार 2, और फिर हम समझते थे कि शाहजेब कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए शायद मुंतखब होने वाला प्लेयर में शामिल हो जाए। लेकिन हमने देखा सूर्य कुमार वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, वो इस वक्त इंडियन टीम के कप्तान हैं, जबकि वो अंडर 19 सतह पर उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे जब शाहजेब थे। और अब हम देखते हैं कि शाहजेब कहाँ मौजूद हैं और सूर्य कुमार कहाँ पर मौजूद है। देखिए मेरा ख्याल है कि इंडिया ने भी सूर्य कुमार यादव को जो कॉन्फिडेंस दिया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस को इतनी खास नहीं है एशिया कप में, मगर उसके बावजूद भी उनकी कैप्टनसी पे वो इफेक्ट नहीं आया। अब हमें भी ये चीज़, इसको थोड़ा रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। देखिए एक अच्छा कप्तान, मैं एक बहुत बोल्ड टेक इस वक्त देने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग शायद इससे डिसएग्री करें। जब केन विलियमसन को कैप्टन बनाया गया था, पैट कमिंस को कैप्टन बनाया गया था, तो उनकी परफॉर्मेंसेस कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। तो हमें ये समझना होगा कि अगर एक प्लेयर स्टेटिस्टिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी सेंचुरीज हैं, उसने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं, डजंट क्वालिफाई हिम टू बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर कैप्टनसी। आपने शाहीन को, अब जब बेस्ट केसेस, तो अभी आपने रिजवान को कैप्टन हटाया है और शाहीन को बनाया माय बेस्ट केसेस के, क्योंकि उनकी अभी परफॉर्मेंस वापस आ रही है, उनका कमबैक हो रहा है शाहीन का। 2019 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ा था, आपने फ़ौरन उन्हें कैप्टन बना दिया। उसकी वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन हुई और जो है उसकी वजह से कैप्टनसी
तो खैर चले, उन्होंने उसमें बहुत एफर्ट्स किए, मगर वही मिडिल ऑर्डर क्राइसिस वहीं का वहीं था, क्लच सिचुएशंस में परफॉर्म ना करना वहीं का वहीं, तो वो मसले तो वहीं के वहीं खड़े हैं ना। अच्छा, फिर तो दूसरी तरफ अगर मैं जी। आऊँ तो हम शायद अपने जो कादम ट्रॉफ़ी है या हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी है, उसके लिए हम शायद उन प्लेयर्स को वो इज़्ज़त नहीं देते हैं जितनी हम इज़्ज़त पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को दे देते हैं। तो आप समझती हो कि जो लड़का कायदम ट्रॉफ़ी में रन कर रहा है तो उसका सबसे पहले हक बनता है कि वो कौमी टीम की, नेशनल टीम की नुमाइंदगी करे, बजाय इसके कि 1 से 2 इनिंग वो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाए और टीम में शामिल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए इक्वालिटी की टर्म्स में हमें चलना होगा ना। हम अभी आपने इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट की बात की, उनके डोमेस्टिक सर्किट हमारे डोमेस्टिक सर्किट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर एक्चुअली डोमेस्टिक सर्किट को कुछ कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे रणजी ट्रॉफ़ी इज़ इक्वल टू, मतलब रणजी ट्रॉफ़ी को अगर हम देखें तो वहाँ पे रणजी ट्रॉफ़ी की बहुत वैल्यू है। इधर कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी चल रही थी, आधी आवाम को पता भी नहीं था कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी का जो है वो मैचेस चल रहे हैं। तो बात यही होती है कि उसको, जैसे थोड़े पहले मैं करती हूँ, मार्केट करने की ज़रूरत है। चले मार्केटिंग में भी अगर आप कर रहे हो तो उसको उतनी ही लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, तकरीबन उतनी नहीं दे सकते तो 19-20 का डिफरेंस है, आपको तकरीबन उस लेवल तक लाना होगा जिस लेवल पे आप पीएसएल लेके जाते हो, ताकि नॉट ओनली योर डोमेस्टिक सर्किट, पाकिस्तान का जो आप नेशनल टीम में तो आपकी सिलेक्शन के लिए वो बने, लेकिन साथ साथ इट वुड रोल सम आइज इंटरनेशनली एज वेल, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की कायदे आज़म ट्रॉफी जो है वो एक बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है कायदे आज़म ट्रॉफी, वन ऑफ द बेस्ट। कराची के कुछ मामलात रहे और फिर कराची की टीम शामिल हुई, इस पे ज़रूर हम बात भी करेंगे, लेकिन जब कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की बात आ रही हो जिसमें लड़के परफॉर्म कर रहे हो और कराची के लड़के परफॉर्म कर रहे हो अपनी टीम की जानिब से, तो मुझे ब्रेक के लिए फ़ौरन कह दिया जाता। तो चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल कायदे आज़म ट्रॉफ़ी पे बात हो रही थी और साथ साथ है क्योंकि कराची की टीम की नुमाइंदगी करते हुए साथ बेग बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त टीम के अंदर, और अब तक 4 सेंचुरी इस टूर्नामेंट में स्कोर कर चुके हैं, और इस पे बात ज़रूर करूँगा क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से वो इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहे थे। नवीदुल अमीन साहब हमेशा जन्नत कहलाई जाती है, शहर कायद की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर है जो कराची है, वहाँ पर हमने बेतहाशा विकेट कीपर देखे हैं। एक और उभरता हुआ विकेट कीपर बैटर साद बेग नज़र आ रहा है। गाजी गौरी इस वक्त एमर्जिंग में पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहा है। क्या कहेंगे, हमारे पास फिर एक दफ़ा लौट आ रही है कराची से विकेट कीपर की? बिल्कुल सर, आपकी कराची की टीमों में इस वक्त तो 8 से 9 विकेट कीपर हैं, अगर आप हनीफ मोहम्मद की और कायदम की ट्रॉफियाँ मिला के देखें दोनों के, मगर इसके बैक पे भी विकेट कीपर हॉर्स है। जब मुकाबला बहुत सख्त है, सुहेल खान है, साज तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। 400 रन उन्होंने डाल दिए, तकरीबन 4 सेंचुरियाँ डाल दी हैं। आज भी उन्होंने तकरीबन 116 रन किए, पाकिस्तान कराची को जितवाने में मेन किरदार अदा किया उन्होंने अपना। इसके अलावा यही कि पीछे सुहेल खान आ रहे हैं, एक दो गाजी गौरी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। जी जी, तो हम हमारे पास अच्छे विकेट कीपर की लौट आ रही है। इस पर मैं ये ज़रूर पूछूंगा क्योंकि टैलेंट अब हम देखते थे, पहले अगर राशिद लतीफ़, मोइन खान हमारे पास थे, सरफराज हमारे पास थे, तो बड़ा फोकस वो विकेट कीपिंग पे करते थे। मैंने इसलिए विकेट कीपिंग की बात की आपसे, लेकिन अब हमारे पास बैटर्स की सूरत में ज़्यादा आ रहे हैं विकेट कीपर। क्या ख़ास तवज्जो अब विकेट कीपर बैटिंग पर दे रहे हैं? नहीं, असल में आप जो है ना, आप जैसे आप लोग थोड़ी देर पहले बात करें कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की और पीएसएल की, असल में अब लोगों का फोकस हो गया पीएसएल। अगर आप कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के कई मैचेस जाके देखेंगे भी ना, तो आपको प्लेयर्स में वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पहले हम 1 साल पहले कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की तैयारी शुरू करते थे, अंडर 19 नेशनल कप 1 साल पहले ट्रॉफी करते थे, बिल्कुल ऐसे ही प्लेयर्स इंतखाब करते थे। अब जो है सबका फोकस हो गया T20। अगर आप जाए ना 4 रोज़ा वाली क्रिकेट देखने, तो आपको कराची में ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, प्लेयर तो आपको एक दिन के बाद कमर पकड़े नज़र आते हैं। ये एक नुकसान है पीएसएल का। फाइनेंशियली वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी वोट और जो सिलेक्शन होती है वो तीनों फॉर्मेट पे हो जाती है। उससे ज़्यादा तकलीफ दे ये बात है कि वो प्लेयर जो T20 फॉर्मेट खेल रहा है, हम उन्हें तीनों तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तानी कैप दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अच्छा, एक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक चीज़ और है जो
थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है यंग वो है ऑटो सिलेक्शन, चाहे वो अंडर 13 लेवल पर हो, चाहे 16 हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे 19 हो, कि एक साल बच्चा पाइपलाइन में घुसने के बाद ऑटो सिलेक्शन पर आता है। वो उस वक्त तक तो मेहनत करता है जब तक वो पाइपलाइन के अंदर नहीं होता पीसीबी की। जैसे ही वो ऑटो सिलेक्शन वाली कैटेगरी के अंदर आता है, वो मेहनत करना छोड़ता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का प्लेयर हो, वो अपनी एक्सरसाइज लिमिटेड करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पीसीबी ने पहले अपॉर्चुनिटी मुझे देनी है, उसके बाद जो है पीछे वाले प्लेयर्स को देनी है। पीसीबी को ये करना चाहिए, अगर आपने अपनी नीचे की डोमेस्टिक को और मजबूत करना है, कि जो इस साल आपके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, उनको आप चैलेंज कभी खिलाएं, जो आपकी सबसे नीचे वाली क्रिकेट है पीसीबी की, तो वहीं से आपका टैलेंट ऊपर आएगा, वहीं से टैलेंट नज़र आएगा। और टैलेंट पे बात हो रही है तो इस वक्त हमने देखे कि कल परसों बड़ी ज़बरदस्त मेडिकैम ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया और हैरान कुन तौर पर एक ऐसा जोन उसके अंदर टैलेंट भरपूर नज़र आया और उसने जोन से जो बड़ी मजबूत टीम कहलाती है जोन की, उसे शिकस्त दी मेडिकैम ट्रॉफी के फाइनल मैच में। और नवीदुल अमीन साहब से ज़रूर पूछूंगा इस मेडिकैम के हवाले से। सर वो जोन 6 की भी ये वार्निंग थी, अलार्मिंग थी ये चीज़ कि भाई आप हारे कैसे, क्योंकि हम शायद इजी ले गए इस पूरे इवेंट को, हम मुसलसल कोई मैच नहीं आ रहे थे, पिछले सीज़न में भी हम कोई मैच नहीं आ रहे, चाहे 15 हो चाहे 17 हो। ये हमारे जो जैसे इसको अलार्मिंग कहते हैं कि हमारे लिए है ये कि भाई उठ जाओ, कोई और भी तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लड़कों को दोबारा फोकस किया गया कि भाई अब, और पीर मंगल बूथ हमारे वहाँ क्लब की प्रैक्टिस हुआ करती थी, अब उसको पीर मंगल बूथ तो हमने कर दी है सीनियर्स के लिए, लेकिन जुमेरात, जुमा और इतवार 13, 15, 17, 19 वालों का कैंप अलग लगा करेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप होता है हमारे केसीसी ग्राउंड पे। अच्छा, क्योंकि मेडिकैम ट्रॉफी का फाइनल खेला गया और इस फाइनल मैच में जोन 3 ने कामयाबी हासिल की। आप जोन 6 को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर जोन 3 की ज़रूर बात करूंगा। कितना टैलेंट आपने उसमें इससे ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में उनके मैचेस भी आपने देखे, कितना टैलेंट नज़र आया जोन 3 के अंदर? जी, जोन 3 मेहनत करता हुआ नज़र आया है, और कराची ब्लूज में भी उनके बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आए, जो अभी हमारी टीम अंडर 19 खेल कर आई है, उसके बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो कराची की ब्लूज की टीम में भी थे। ठीक है, और यहाँ जो है आप उसने तमाम जोनों को बताया कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उनके कोचेस मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट है। चले अब जोन 6 को जो है ना, जोन 7 और जोन 3 के से भी अब मुकाबला ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। जोन 7 भी इस वक्त बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जोन 7, लेकिन हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए जो सबसे नीचे वाली टीम भी है ना, हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर कहीं ना कहीं आपकी भी खामियां आपकी जोन की रही, जहां फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वैसा भी आप क्या कहेंगे इस मेडिकैम ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी इस ट्रॉफी में हम देखें ना कि अच्छे टैलेंट निकल कर आए हैं, और जिस तरह अब्दुल्ला जावेद की हम बात कर रहे हैं, एक रॉ टैलेंट हमारे पास निकल कर आया है इस टूर्नामेंट से। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने भी पॉइंट उठाया। ये जोन 3 की बात हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था कि जब मैंने देखा कि माशाल्लाह वो जीत गए, तो मुझे बड़ा एक शौक, एक ज़ाहिर एक बंदा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जीतती आ रही है एक टीम, तो उसी का जहन होता है। लेकिन जोन 3 में जो जीती तो बड़ा अच्छा भी लगा कि एक अलग टीम जो है वो जीती। उसमें सलमान एक बच्चा है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसने मेरे ख्याल से 50 भी किए थे और 3 आउट भी किए। वो एक बड़ा कंपैरेटिवली जो क्रिकेट खेलता हुआ चल रहा है वो बच्चा, वो यंगन्स भी खेल रहा है और अभी जिना लीग में भी वो बच्चा खेल रहा है। वो अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है, वो अच्छा टैलेंटेड बच्चा है वो। तो होपफुली उम्मीद है कि ऐसे ही बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। चले पाकिस्तान टीम की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। और कुछ देर कबल हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे थे, और अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची ब्लूज़ ने पेशावर को 218 रन से शिकस्त दे दी है। इस पर ज़रूर मैं नवीदुल अमीन साहब से भी बात करना चाहूँगा। एक फ़तह पाकिस्तान कराची ब्लूज़ ने हासिल कर लिया है, क्या कहेंगे इस फ़तह के पीछे क्रेडिट जाता है साद बेग का? बिल्कुल सर, साद बेग के साथ पूरी मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है, तमाम प्लेयर्स को जाता है। बिल्कुल है। और नौश, क्या कहोगी इसी मैच के ऊपर कराची वाइट्स की जानिब से जो हमने कराची ब्लूज़ की जानिब से जो है कारकर्दगी देखने में आई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको इसी तरह हमें स्ट्रॉन्ग करने की, जिस तरह से अभी हमने देखा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से कराची की टीम ने बाउंस बैक किया है अभी पिछले दिनों में डोमेस्टिक सर्किट में, अगर मैं बात करूं तो इतनी ज़्यादा हम देख रहे थे कि जहां कराची की टीम पहले अच्छा परफॉर्म करती थी, बट बीच में एक बुरा पैच आया था जिसमें एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि अपने पोटेंशियल के मुताबिक क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही। तो एक अच्छी चीज़ है, रेजिलियंस शो ही। ऑफ कोर्स साद बेग ने जिस तरह से परफॉर्म किया और उसको उनको पूरा क्रेडिट जाता है, और ऑफ कोर्स इससे उनका अपना भी जो है वो एक देखने को मिलता है कि वो इट्स हिमसेल्फ एज अ प्लेयर वो कैसे हैं।
राइट। और इसके साथ साथ अभी जो उन्होंने बात की ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने बात की कि जब हम वो हारे थे मैच तो उसके बाद हमने जिस तरह से एक थोड़ा रिवर्स गियर लगाया और उसको रिफ्लेक्ट किया कि कहाँ गलत जा रहा है और उस पर फोकस किया। आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपको एज मैचेस जिताती हैं। तो अच्छा, मैचेस जिताती हैं। साथ साथ आज इस प्रोग्राम में दो चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं और कल हमने देखा कि जहाँ पर कादम ट्रॉफी में हम जिस प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे थे, शाहजेब के हवाले से, उसने एबटाबाद की जानिब से एक और अपनी दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी स्कोर की। तो वो टैलेंट नॉरिश नज़र आ रहा है शाहजेब का भी, और मुसलसल उसने पहली इनिंग में भी स्कोर की, दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी स्कोर की। तो अब यहाँ पर सेलेक्टर्स को जो है ना निगाहें जमा कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कादम ट्रॉफी में मुसलसल पाकिस्तानी जो बैटर्स है जो इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं नेशनल टीम के लिए, वो परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, सेलेक्टर्स का तो काम बनता है कि उसको देखें, लेकिन साथ साथ मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ, मैं दोबारा इस चीज़ को रीइटरेट करना चाहूँगी। वो ये कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको चाहिए कि वो ख़ुद भी मेंटोरशिप देखें, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं उनको पिक करें, उनको मेंटोर करें, उनको मेंटोर करें। बड़ी अच्छी बात है। टाइम की थोड़ी सी कमी है। नवीदुल अमीन साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिना लीग का फाइनल कब खेला जा रहा है और किस ग्राउंड पर इसका फाइनल होगा? जिना लीग का फाइनल सर 15 तारीख को खेला जा रहा है KCC ग्राउंड पे, यानी आने वाले हफ्ते को इंशाल्लाह। चलें, 15 तारीख को इस वक्त इसका फाइनल जिना लीग का खेला जाएगा। वैस असलम साहब आपका शुक्रिया, नवीदुल अमीन साहब आपका शुक्रिया, नौरिश खान आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।